नमस्कार, खबर राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपा शंकर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। तीसरी लहर का पहला वीकेंड कर्फ्यू आज। आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को छोड़ प्रदेश के सभी जिलों में बाजार बंद। पुलिस थानों का 60% जाब्ता सड़कों पर तैनात। अलवर में मूकबधिर नाबालिग से दरिंदगी का मामला। सीबीआई जांच के लिए गहलोत सरकार तैयार। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके दी जानकारी। अलवर में मासूम से दरिंदगी के मामले में गरमाई सियासत। भाजपा की गहलोत सरकार को घेरने की तैयारी। बैठकों और प्रदर्शन की तैयारी में जुटी भाजपा। प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली सर्दी, कोहरे के कारण वाहन चालकों को हुई परेशानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास सेगमेंट की। जी हां, कोरोना महामारी के खिलाफ आज हमने वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा कर लिया है। 1 साल बेमिसाल है क्योंकि शानदार प्रदर्शन पूरे देश ने देखा है और पूरे देश ने यह भी देखा कि मेडिकल टीम्स कैसे एकजुट हो गई और पूरे देश में टीकाकरण को लेकर जो एक मुहिम छेड़ी गई थी वो रंग भी ला रही है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो साथ ही राजस्थान भी टीकाकरण में लगातार अव्वल रहा, चाहे राजधानी की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें। जैसे जैसे वैक्सीन की डोज हमें प्राप्त होती रही, जैसे स्टॉक मिलता रहा, राजस्थान लगातार अग्रिम पंक्ति में शामिल रहा और नंबर 1 भी बना। आपको बता दें कि पूरे देश में वैक्सीनेशन को लेकर जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर चल रही थी, असमंजस की स्थिति थी। देश में डर का भी माहौल था कि कैसे आखिर इतनी बड़ी जनसंख्या तक वैक्सीन की डोज पहुंच पाएगी। लेकिन आखिरकार धीरे धीरे श्रेणीवार हम आगे बढ़ते चले गए। अलग अलग कैटेगरीज में हम आगे बढ़े। भीड़भाड़ भी हुई, इंतजार भी किया गया, कई बार वैक्सीन की किल्लत भी हुई। लेकिन उन सब तमाम चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने कॉम्बिनेशन बैठाया और आखिरकार ये कॉम्बिनेशन ऐसा रंग लाया कि आज अपने आप में रिकॉर्ड बन गया। पूरा विश्व इसका कहीं ना कहीं मेहमान की तरह देखता हुआ नजर आया कि आखिरकार भारत इस उपलब्धि को कैसे हासिल कर पाया। और इसके साथ ही सिर्फ भारत ने अपने देश में या किसी राज्य में ही नहीं, पूरे विश्व में वैक्सीन सप्लाई भी की। यानी कि जिन्हें जरूरत थी उन्हें वैक्सीन का डोज भी दिया गया। खुद भी मदद की, आगे बढ़े। जंग में हम लगातार इस जंग से जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं और साथ ही ये शानदार उपलब्धि भी हमने हासिल की है। टीकाकरण का यह आंकड़ा भले ही हमें राहत दे, लेकिन अभी भी हम 100% टीकाकरण के आंकड़े से काफी दूर हैं। आखिरकार कैसे, देखिए रिपोर्ट। वैक्सीनेशन का 1 साल, देश का प्रदर्शन बेमिसाल। आंकड़ा पहुंचा 157 करोड़ के पार। कोरोना से जंग बरकरार। कोई वैक्सीन के बिना ना रहे अब की बार। हो जाएं तैयार, महामारी से जीतेंगे इस बार। वेल डन इंडिया। जी हां, कोरोना महामारी के बीच जब हम वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा कर रहे हैं, उस समय टीकाकरण का ये आंकड़ा हमें राहत देने वाला है। आंकड़ा भले ही राहत देने वाला है, लेकिन हमें कोरोना से जंग जीतने के लिए अभी रुकना नहीं है, अभी आगे बढ़ते रहना है जब तक ये आंकड़ा 100% पूरा ना हो। आज के दिन यानी 16 जनवरी 2021 को देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाए जाने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से कोरोना टीके दिए जाने का सिलसिला जारी है। अब तक देश में वैक्सीन की 157 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं, लेकिन पूरी आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य अब भी दूर है। देश में टीकाकरण के हालात पे नजर डालें तो देश में कुल टीकाकरण 1,56,57,00,000 हुआ है अभी तक। पहला टीका 90,91,07,968 लोगों को लगा है और जिन्हें दोनों टीके लगे हैं उनकी संख्या है 65,45,87,346। वहीं प्रिकॉशन का टीका जो लगा है अभी वो 41,91,011 लोगों को। 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण की बात करें तो 3,68,00,000
38,55,000 से अधिक लोगों को टीका लग चुका है। वहीं पुरुष वर्ग में 79,76,98,000 से अधिक लोगों को टीका लगा है और महिला वर्ग में 76,14,47,000 से अधिक महिलाओं को टीका लग चुका है। भारत की तुलना अगर विश्व के अन्य देशों से की जाए तो इस एक साल में ब्रिटेन में कुल वैक्सीनेशन 13,61,00,000 हुआ है, जबकि भारत ने पिछले 19 दिन में टीके लगाए 14,15,00,000 से ज्यादा। यानी कि जितना ब्रिटेन ने पूरे साल में टीके लगाए हैं, भारत ने उतने टीके सिर्फ 19 दिन में लगाए हैं। इस तरह दुनिया की महाशक्ति अमेरिका से अगर तुलना करें तो अमेरिका में कुल वैक्सीनेशन हुआ है 52,56,00,000, जबकि भारत में कुल वैक्सीनेशन 157 करोड़ हो चुका है। यानी भारत अमेरिका से 3 गुना वैक्सीन ज्यादा लगा चुका है। इधर राजस्थान में भी तेजी से वैक्सीनेशन का काम जारी है। अगर पिछले एक साल में वैक्सीनेशन के हाल पे नजर डालें तो कुल डोज 8,88,05,000 से अधिक लग चुकी हैं, जिसमें पहली डोज 5,08,71,000 से अधिक, दूसरी डोज 3,75,55,000 से अधिक लोगों को लगी है। वहीं प्रिकॉशन डोज 3,78,000 से अधिक लोगों को लग चुकी है। साल भर हो चुका है, लेकिन देश अभी 100% वैक्सीनेशन से बहुत दूर है। ऐसे में सवाल है कि कब तक 100% आबादी को टीका लगेगा। देश में 15+ की कुल आबादी 103 करोड़ है, जिसमें से करीब 90 करोड़ को पहली डोज लगी है, जबकि करीब 65 करोड़ को दूसरी डोज लगी है। करीब 12,38,00,000 की 15+ की आबादी को पहली डोज लगनी बाकी है, जबकि 37,85,00,000 की आबादी को दूसरी डोज लगनी बाकी है। इन सभी सवालों के साथ हम लोगों से अपील करेंगे कि आपने अगर टीका नहीं लगवाया है तो टीका जरूर लगवाएं, ताकि हम कोरोना से जंग जीत सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, जयपुर। तो एक साल बेमिसाल है और ये शानदार उपलब्धि हमने हासिल कर ली है। पूरा देश इसका गवाह बना है, पूरा विश्व इसका गवाह बना है। इस पूरे विषय पर, इस बड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम में डॉक्टर मनीष जैन, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं कोवैक्सीन ट्रायल सेंटर के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पूरी चर्चा में। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम में वरिष्ठ फिजिशियन और क्रिटिक डॉक्टर पंकज आनंद। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार और सहयोगी हमारे अनिल सिंह चौहान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पूरी चर्चा में। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आप सभी से एक एक टिप्पणी चाहूंगा आज की इस उपलब्धि को लेकर। सीमित शब्दों में सबसे पहले तो आप ही एक एक टिप्पणी दें आज की इस उपलब्धि को लेकर, और उसके बाद में फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मनीष जी, चुनौतियां बड़ी थी, सबसे पहले एक टिप्पणी आपसे। मैं चाहता हूँ मेरा भारत महान है। हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने, हमारे नागरिकों ने, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स ने मिलकर जो अचीवमेंट किया है, एक नई वैक्सीन को इजाद करना, उस पर ट्रायल करके उस पर एग्जीक्यूट करना, सर बहुत बड़ी बात है सर। हैट्स ऑफ मेरे भारत महान। पंकज जी, एक सीमित शब्दों में आपसे भी टिप्पणी चाहूंगा इस उपलब्धि को लेकर। देखिए, जब ये ड्राइव शुरू हुई थी तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि हम पिछड़ रहे हैं। उसके बाद एक युद्ध स्तर पे ये कार्रवाई हुई। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिन्होंने काम किया वो है हमारे नागरिक। उन्होंने इसकी आवश्यकता समझी। देखिए, आप यूएस, यूके का डाटा देखें तो वहां बहुत ज्यादा वैक्सीन रेजिस्टेंस है, लोग नहीं लगवाते हैं। लेकिन हमारे नागरिकों ने, भले ही वो हमारा शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा ना हो सब में, लेकिन उन्होंने इसकी आवश्यकता समझी और वैक्सीन लगाया। तो निश्चित रूप से मेरा भारत महान। आपने, मेरा भारत हमेशा से महान था, महान है, महान रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ की जनता का जो सहयोग रहा, मेडिकल टीम्स का जो सहयोग रहा, देश में केंद्र और राज्य सरकारों का जो सहयोग रहा, वो एकता यहाँ पर मिसाल बन गई। और आज हम इतने बड़े रिकॉर्ड के ऊपर आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं और इसके नतीजे जो हैं वो पूरा विश्व देख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अनिल जी, आपकी भी एक टिप्पणी चाहूंगा सीमित शब्दों में सबसे पहले। देखिए, वाकई बहुत बड़ी चुनौती थी और इसका सामना एक लक्ष्य को लेकर के किया गया जिसमें पूरी तरह से सफलता हासिल की है। इसी का एक परिणाम है कि कैजुअलिटी रेट हमारे इंडिया में अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है और आखिरकार हम ये इन आंकड़ों तक पहुंच पाए। बिल्कुल सही कहा। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनीष जी, आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि
कोविन जो कोवैक्सीन थी, इसके ट्रायल को लेकर जब शुरुआत में समय था, पहली लहर के दौरान, दूसरी लहर के दौरान, पहली लहर के दौरान, तो पूरे विश्व के अंदर ये था कि आखिर क्या वैक्सीन आ भी पाएगी या नहीं पाएगी, कोई दवा भी ऐसी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, बहुत सारे सवाल थे। उन सब के बीच में वैक्सीन आई, वैक्सीन लगना शुरू हुई। कितना चुनौती भरा ये पूरा सफर रहा, दर्शकों को आप बताएं। सर बिल्कुल, ये बहुत चैलेंजिंग था, मेरे लिए भी चैलेंजिंग था कि कोई नई बीमारी ऐसे पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में आई और स्पेशली हमारे भारत देश में प्रचंड लहर आया। वैक्सीनेशन की जो सौभाग्य मिला, तो शुरुआत में एक दो दिन ऐसा लगा कि कैसे रहेगा, क्या साइड इफेक्ट रहेंगे, और मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन हमारी जो सेंट्रल सरकार ने, राज्य सरकार ने, हमारे जो एनालिस्ट भी थे राजस्थान के आरजे और हमारे बहुत रिपोर्टर्स भाई और हमारे पूरे मतलब जयपुर के बाहर की भी पब्लिक, हर वर्ग का, उसमें काफी एजेड लोग भी थे, उसमें हर एडवोकेट्स भी, टीचर्स भी, उन्होंने जिस उत्साह से पार्टिसिपेट किया और इतना मुझे टच में रहे मेरे साथ, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और चैलेंज को मैंने तो क्या पूरी टीम ने, और इनफैक्ट सबका सहयोग था इसके अंदर, हमने इसको पूरा किया और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि कोवैक्सीन कितनी सेफ है और आज हम सब उसको लगवा पा रहे हैं। और आज कोविड का जो थर्ड लेयर है इतनी माइल्डली चल रही है कि हम निश्चित होकर बैठ सकते हैं कि ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आईसीयूज वापस खोल नहीं होंगे और ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी बिल्कुल भी। आज हम इस बात को लेकर निश्चित हो सकते हैं। तो मेरी सबको ये शुभकामनाएं भी है और बेस्ट विशेष भी सर इसके लिए। बहुत चैलेंजिंग था सफर मेरे लिए, बहुत ज्यादा था, और सबके सहयोग से, सबकी दुआओं से और सबकी बेस्ट विशेष से ये अच्छे से कर पाएंगे इसको। बिल्कुल सही बात है, सभी का सहयोग रहा और यही कारण रहा कि हम इस सफल मुकाम तक पहुंच पाए। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने कहा कि कमबैक हमने किया, शुरुआती तौर पर तो जरूर थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, किल्लत भी आई थी। उस दौर की मैं बात करना चाहूंगा आपसे सबसे पहले पंकज जी की शुरुआत में जब वैक्सीन लगना शुरू हुई, लोगों के मन में डर था कि कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। कोरोना का तो वैसे ही वायरस जो था असर कर रहा था, बहुत टिपिकल कंडीशन से हम गुजर रहे थे और ये भी देखने को मिला था कि लोग बच रहे थे इस वैक्सीन को लगाने से पहले। मेडिकल टीम्स में भी कहीं ना कहीं एक जहन में सवाल जरूर था कि क्या वैक्सीन लगवा लें क्या। उस दौर की भी बात करें, कैसे हम उससे निकले? देखिए, मैं एक फ्रंटलाइन वर्कर हूं, मैं एक आईसीयू का मैं मरीज देखता हूं, तो सबसे पहला हम फेस कर रहे थे। और मैं मानता हूं कि हमने शायद पहले या दूसरे दिन ही वैक्सीन लगाई थी। जब वैक्सीन लग रही थी तो मेरे भी मन में हल्की सी चिंता थी कि कहीं ये उल्टा न पड़ जाए। तो कोई भी नई चीज होती है, वो भी खासतौर पर ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में सबको पूरी चीजें पता नहीं है, मैं कहूँगा 100% तो आज भी पता नहीं है, तो देयर इज बाउंड टू बी कुछ इनर्शिया, कुछ रेजिस्टेंस रहती है, मन में चिंताएं रहती हैं। फिर बहुत सारा इस बारे में, कोविड और कोविड के वैक्सीन के बारे में ऐसी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कई भ्रांतियां भी आई जिसकी वजह से लोग डर गए कि स्ट्रोक हो जाता है, ये हो जाता है। अब करोड़ों में एक केस अगर वैक्सीन लगाने के बाद स्ट्रोक हुआ, ये कभी सिद्ध नहीं हो पाया कि वो वैक्सीन से हुआ था या वो नेचुरल कॉज से हुआ था। तो शुरू में इस तरह की चिंता होना एक प्राकृतिक नैसर्गिक रिएक्शन है, उसको लेकर बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, लोगों ने रियलाइज किया। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो फिर भी बहुत कुछ नॉलेज लेते हैं, लेकिन एक ठेले वाला, एक सब्जी वाला, एक गरीब आदमी, जो अगर वो ये चीज रियलाइज करता है और उस पर एक्शन कर लेता है, तो मेरे हिसाब से हम बधाई के पात्र हैं कि हमारा एक आम नागरिक इतना जागरूक है, इतना समझदार है कि वो एक सो कॉल्ड रिस्क भी लेने को तैयार है। तो ये एक निश्चित रूप से न सिर्फ कोरोना के खिलाफ मेरे युद्ध में मेरे लिए बधाई, हमारे लिए बधाई का पात्र है, बल्कि एज अ कंट्री, एज अ डेमोक्रेसी, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा संकेत है कि हमारा एक बेसिक आम आदमी भी इतना समझदार है। और आप कंपेयर करें वेस्टर्न वर्ल्ड से, तो वहां इतनी डेवलप्ड लोग भी हैं, लेकिन आप अमेरिका में बहुत सारी ऐसे एरियाज हैं जहां लोग आज भी वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। इतना डेटा देखते हैं और वहां का आप डेटा देखिए कि कितने लोग आज भी मर रहे हैं, सिर्फ एक इस कारण से। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अब टाइम आ गया है बूस्टर या प्रिकॉशन वैक्सीन जो लगा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और मेरी विनती है हमारे वरिष्ठ नागरिकों से, जिनको भी वैक्सीन मिल रहा है, प्लीज हेजिटेट मत कीजिए, तुरंत लगाइए। ये वेव तो सूनर और लेटर 15-20 दिन में जाएगी, आप बच पा रहे हैं क्योंकि आपने वैक्सीन लगाई है, लेकिन आगे के लिए भी ये हमारे लिए एक रक्षा कवच है। बिल्कुल। इसके साथ ही अनिल जी, मैं आपके पास अब आना चाहूंगा। देखिए, तमाम जो परिस्थितियां थी साहब, इस देश ने कभी भी उसको फेस नहीं किया था, पूरे विश्व ने भी सही मायने में कोरोना की इस महामारी को पहले फेस नहीं किया था। ऐसी किसी भी बीमारी के लिए, महामारी के लिए कोई भी तैयार नहीं था।
उसके बाद में धीरे धीरे बीमारी जब फैलती चली गई, ये महामारी के रूप में इसने ले लिया। भारत देश ने, यहाँ की मेडिकल टीम्स ने, यहाँ के डॉक्टर्स ने अपने आप में बहुत बड़ा काम किया। आम आदमी का सहयोग भी बहुत रहा, लेकिन इन सब के बीच में पूरे माहौल में सबसे ज्यादा था भय और डर। आप फील्ड में रहे उस समय जब कोरोना की पहली लहर थी, दूसरी लहर थी, उस दौरान आपने भी कंटिन्यू रिपोर्टिंग की थी, फील्ड में गए थे, डॉक्टर से मिले थे, जनता की बातें सुनी थी, लॉकडाउन लगा हुआ था जगह जगह पर, वो परिस्थितियां भी आपने देखी थी। कैसे इन सबको फेस किया, कैसे प्रतिक्रिया उस समय निकल कर आई, क्या वो दौर था और क्या आज का दौर है? देखिए, कोरोना की महामारी के बारे में किसी ने सुना नहीं था कि ये इस तरह से फैलेगा, लगातार फैलता जाएगा। और शुरुआत के दौर जो था वो बहुत ही डरावना दौर था। हर आदमी इससे सहमा हुआ था, हर आदमी को डर लग रहा था। कुछ सरकार भी इस बात को लेकर के काफी असमंजस में थी कि कोरोना से बचाव के लिए किस तरह के उपाय किए जाएं, क्या निर्णय लिए जाएं। और इन तमाम चीजों के बावजूद ये एक अच्छी बात है कि हमने इस जंग में काफी हद तक जीत हासिल की है। उसी का एक परिणाम है कि साल होने के बाद भी टीकाकरण हमारे देश में काफी अच्छा रहा है और इसी का परिणाम है कि कैजुअलिटी बहुत कम हुई है। अगर हम आज के प्रेजेंट स्थिति की बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 58,428 एक्टिव केस हैं इस समय जो मौजूद हैं, लेकिन उसकी तुलना में रिकवर होने की वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। और करीब कुल जो डेथ हुई है, डेथ का आंकड़ा भी बहुत कम है अन्य राज्यों के मुकाबले। करीब 8,999 मौत कोरोना से अब तक हुई है। और जिस परिदृश्य की आप बात कर रहे हो वो वाकई एक बहुत डरावना था। लोग अभी भी अपने दिलों से उस चीज को नहीं निकाल पा रहे हैं। लॉकडाउन लग गया था, सब घरों में कैद हो गए थे, तरह तरह की बातें हो रही थी कि आगे कोरोना से लड़ाई में किस तरह से जीतेंगे हम। और एक जो हौसला था लोगों का वो जो अभी भी काबू है, और उसी का एक परिणाम है कि आज उस डर से काफी हद तक आजादी मिली है। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ भी रहे हैं, इस जंग से जीत भी रहे हैं। और हम उम्मीद भी ये करते हैं कि तीसरी लहर का जो ये डर अभी मन में, जहन में उठने लगा है, इस पर जल्द ही हम जीत हासिल कर लेंगे और आगे निकल जाएंगे इस बीमारी को पीछे छोड़कर। मनीष जी, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा। देखिए, दूसरी लहर पूरी हो गई, तीसरी लहर की शुरुआत अब मानी जा रही है। यहाँ सबसे अच्छी बात ये कही जा सकती है कि किशोरों को जो वैक्सीन देने का जो सिलसिला शुरू हुआ 15 से 18 वर्ग के लिए, वो काफी तेजी से हुआ और उम्मीद ये भी की जा रही है कि लगभग 25-26 दिनों के अंदर हम ओवरऑल कवर कर लेंगे। तो इसको लेकर कैसे, क्या प्लानिंग अभी आगे है? और इसके बाद में यानी कि जो फाइनल स्टेज है, यानी कि इस देश के नौनिहाल जो मासूम बच्चे हैं उनको लेकर क्या कुछ तैयारी, उन्हें वैक्सीन कैसे मिल पाएगी, उनके लिए क्या कुछ तैयारी है, क्या नजर आता है? सर बिल्कुल तैयारी पूरी है, क्योंकि हमारी जो कंपनीज और साइंटिस्ट है और गवर्नमेंट्स है, तो उन्होंने भी बेसिकली क्या होता है सर, कोई भी वैक्सीन आती है तो वो फेजेस में, ट्रायल्स में लगती है। जैसे कि हमने देखा कि पहले प्रेग्नेंट लेडीज को, लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं लगा रहे थे, ट्रायल्स के बाद फिर देखा कि वो भी उनमें भी सेफ है, तो उनको भी हमने इंक्लूड किया इसके अंदर। फिर जो 14 से लेके 17 ईयर तक अभी जो बच्चे अभी लगा रहे हैं 15 to 17, तो उसमें भी वैक्सीन पाया गया कि सेफ है। ऐसे ही सर दूसरे जो एज ग्रुप लाइक 8 to 12 है, 8 to 14 है, और इवन अभी तो जैसे 6 ईयर वाले और 5 साल के ग्रुप वालों को भी वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा, कि उनकी भी फेजेस ट्रायल चल रही है। कि कोई दवाई मार्केट में आती है उसके पहले ट्रायल करना बहुत जरूरी होता है, वो कितनी सेफ है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन ये पाया गया कि काफी सेफ वैक्सीन चल रही है और ये बहुत जल्दी हमको पूरा वैक्सीनेशन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो बच्चे हैं वो अच्छे स्प्रेडर हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि उनमें साइड इफेक्ट्स इतने ना होते, उनका प्रेजेंटेशन, उनमें लंग्स में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता हो, लेकिन वो अच्छा स्प्रेड कर सकते हैं दूसरों को। आज एक फैमिली मेंबर में 10 मेंबर्स हैं और बच्चा है उसमें, तो वो जल्दी स्प्रेड कर देंगे। और जो कोमॉर्बिड कंडीशन के पेशेंट हैं, जो डायबिटिक के, एजेड हैं, तो उनको वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, इन्फेक्शन बहुत सीवियरिटी से आएगा, निमोनिया बन सकता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। तो वैक्सीनेशन तो बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमको पता ही सब बातें। तो टीकाकरण बहुत अच्छा चल रहा है भारत देश में और बहुत अच्छे से हम सब कवर कर पाएंगे। और हम आशा करते हैं, जैसा हमने देखा भी है अभी की जो ये ओमिक्रॉन की लहर है काफी माइल्ड चल रही है और माइल्ड ही रहे, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके 3 फैक्टर मैं मानता हूँ कि माइल्ड क्यों है ये। सर पहला तो ये कि एक तो वैक्सीनेशन अच्छा हुआ है भारत देश में, दूसरा है कि इम्यूनिटी लेवल भी डेवलप हुआ है, लोगों का एंटीबॉडी लेवल डेवलप हुआ है, तो हो सकता है उनके अंदर जो सीवियरिटी आई वो बहुत कम आई हो। तीसरा है कि वायरस का जो म्यूटेशन चेंजेस हुआ था, इसकी जो मारक क्षमता वो भी कम हो गई है। तो 3 फैक्टर्स हैं। फिर भी मैं इसके बावजूद भी सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो प्रिकॉशंस है, कोविड के प्रोटोकॉल से, उनको फॉलो जरूर करें। कि मास्क हमारा मेन वेपन है, हथियार है, उसको यूज करना ही है हमको। और भीड़ वाली जगह जितनी भी हो सकते हैं वो अवॉइड, अगर कर सकते हो उनको अवॉइड करना ही चाहिए। इसके
बिल्कुल, रिकवरी बेहद जरूरी है और तीसरी लहर के दौरान शुरुआती जो केसेस मिल रहे हैं, चाहे वो ओमिक्रॉन से प्रभावित हों या बाकी केसेस हों, रिकवर हो रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। इस दौरान कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़ गए हैं सीएमएचओ प्रथम नरोत्तम शर्मा जी जयपुर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पूरे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज बड़ा दिन है, बड़ी उपलब्धि इसलिए भी कही जा सकती है कि हम लगातार आंकड़ों का ये जो गणित है उसमें अव्वल हो रहे हैं और लगातार वैक्सीनेशन में शानदार रिकॉर्ड जयपुर, राजस्थान और इस देश का भी है। क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी आप इसके ऊपर करना चाहेंगे? निश्चित रूप से जनवरी 2021 में जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया, उसके बाद लगातार राजस्थान अग्रणी राज्यों में बना रहा देश के अंदर वैक्सीनेशन के अंदर। और अब जयपुर की बात करें तो जयपुर तो हम 104% से ज्यादा फर्स्ट डोज का अचीवमेंट कर चुके हैं वैक्सीनेशन के अंदर। लगभग 70% डोज सेकंड डोज लगा चुके हैं। काफी इस महीने के लास्ट तक हमने जो सेकंड डोज का बचाव टारगेट है उसको पूरा करना है। इसके अतिरिक्त 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों में 50% बच्चों के हमने लगभग वैक्सीनेशन कर दिया है। अगले 10 से 15 दिन के अंदर हम बच्चों का भी वैक्सीन पूरा कंप्लीट कर देंगे। यही कारण है कि जो तीसरी लहर का जो देख रहे हैं या इमर्ज हुआ है कोरोना, उसे गंभीर परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं और उनके अंदर कोई गंभीर सिम्टम नहीं दिख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, पहली और दूसरी लहर के दौरान जो अलग अलग स्टेजेस में वैक्सीन प्रोवाइड करवाई गई थी, जो दवाइयां मिली थी, बहुत बार ऐसा हुआ कि किल्लत उनकी आई। राज्य सरकार से लगातार अपील की गई कि साहब सही समय पे हमें वैक्सीन भिजवा दी जाए। वो सारी स्टेज से हम निकल गए हैं। क्या ऐसी कंडीशंस अब वापस बन सकती हैं? वैक्सीन फिलहाल किस स्तर पर मिल रही है? क्या इनका स्टॉक सही तरीके से है? राज्य के अंदर पूरी पर्याप्त मात्रा में है। लगातार वैक्सीन हमें उपलब्ध होती रहती है। लगभग जयपुर में इस समय 1 लाख वैक्सीन डोज उपलब्ध है, जो खत्म होते हैं वापस स्टेट द्वारा वापस भेज दी आती है। कहीं भी वैक्सीन कोई कमी नहीं है और यही कारण है कि वैक्सीनेशन सभी जिलों में बहुत तेजी से हो रहा है। जयपुर में भी बहुत तेजी से वैक्सीन करने की कोशिश कर रहे हैं और वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा मौजूद है। दर्शकों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि इस समय जो वापस इमर्ज हुआ है कोरोना, इसको देखते हुए आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करें। आप भीड़ में जाएं तो मास्क का उपयोग करें। समय पर अपना वैक्सीनेशन करा लें। जो डोज है दोनों डोज पूरी कर लें अपनी जो बची हुई है, या बच्चे हैं 15 से 18 साल के, वो अपने प्रथम डोज समय पे लगा लें, जिससे कि बीमारी के गंभीर परिणाम नहीं हो और धीरे धीरे संक्रमण का खात्मा हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने। दर्शकों से अपील की गई है। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरी चर्चा में आप शामिल हुए। अपील डॉक्टर साहब ने एक ही कि आप सावधानी बरतें, वैक्सीन का प्रयोग करें, यानी कि वैक्सीन लगवाएं, दोनों डोज जिन्होंने अब तक नहीं लगवाई है, और अपने परिवार की सुरक्षा का आप ध्यान दें, बेहद जरूरी है। आप अलर्ट रहें, जागरूक रहें। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, कई अहम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द वापस लौटेंगे। विश्व प्रसिद्ध न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार पत्रिका नागरिकों के विचार से स्थानीय खबरों को सबसे ज्यादा छापने और वितरित करने वाला अखबार है। स्पष्ट सटीक खबरों के लिए सिर्फ पत्रिका। खबरों में हमेशा की तरह तेज, साथ में नए जमाने का भी क्रेज। सिटी पेजों की खबरें अधिक उपयोगिता ली, आकर्षक प्रस्तुति और फटाफट रीडिंग शैली। खबरों की संख्या भी ज्यादा। प्रिंट, टीवी और डिजिटल के साथ 360 डिग्री कवरेज। महिलाओं और युवाओं के लिए नए जमाने से जुड़ी उपयोगी सामग्री व विशेष कॉलम। पढ़ते रहिए राजस्थान पत्रिका।
ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का और बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हो रही है। कोरोना के इस काल में, इस लहर के दौरान तीसरी लहर का अब आगाज हो चुका है और ऐसे में वैक्सीनेशन बहुत बड़ी उम्मीद थी, संजीवनी का काम कर रही थी और ये उम्मीद हमारी मेडिकल टीम्स ने, डॉक्टर्स ने बिल्कुल जगाए रखी आप सब में और उस पर खरे भी उतरे हैं। लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और वैक्सीनेशन का दौर लगातार चल रहा है। काफी संख्या में देश के नागरिकों को वैक्सीन मिल चुकी है और इसी स्टेज को आगे बढ़ाने की कोशिशें अब जारी हैं। किशोरों को इस वक्त वैक्सीन लगने का सिलसिला जो है उस वक्त चल रहा है। इन सब के बीच में डॉक्टर पंकज आनंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वैक्सीन को लेकर जो तमाम भ्रांतियां थी, तमाम सवाल जवाब थे, जो जहन में लोगों के सवाल थे शुरुआत में, उसको लेकर मैंने आपसे एक सवाल किया था। अभी फिलहाल कंडीशंस ये रही कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिए थे, उसके बावजूद भी उन्हें कोरोना हुआ। ऐसे में कोरोना को लेकर बहुत सारे सवाल और बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं। बहुत सारी कई टिप्पणियां ऐसी होती हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे में उन सब दर्शकों के लिए आप क्या चाहेंगे? क्या वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है? देखिए, एक चीज बिल्कुल दिमाग में साफ रखिए, वैक्सीन आपको संक्रमण से बचाए यह आवश्यक नहीं है। कुछ परसेंट लोगों में इन्फेक्शन से बचाती है, लेकिन वैक्सीन का जो मेन रोल है वो है सीरियस डिजीज से, आपके गंभीर रोग होने से बचाता है, हॉस्पिटलाइज होने से बचाता है और मृत्यु से बचाता है। ये क्लियरली प्रूव हो चुका है। हम खुद उदाहरण हैं, हमने जो सेकेंड वेव में जो पेशेंट देखे थे जो अनवैक्सीनेटेड थे, अब मेरी आईसीयू में जो पेशेंट्स हैं कोविड के, मैं देख रहा हूं उनमें से अधिकांश जो सीरियस आ रहे हैं वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। इनफैक्ट ये प्रिकॉशन डोज जिसको हम बोल रहे हैं, बूस्टर डोज जो बोला जा रहा है, वो तो कहा जा रहा है कि लगभग 90% मरीजों को सीरियस डिजीज से बचाता है। तो आप पे दुश्मन हमला करेगा या नहीं करेगा वो आपका सैनिक नहीं बचाता, लेकिन एक बार दुश्मन आप पे हमला कर दे तो सैनिक दुश्मन के नुकसान से आपको बचाता है, ये समझिए। तो वैक्सीन आपको संक्रमण से नहीं बचाएगा, जो बचाएगा वो बचाएगा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन ये आप पे सीरियस डिजीज नहीं होगा। जैसा हम कह रहे हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको तो संक्रमण आप बाहर से लेके आ जाएंगे, लेकिन आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो कि वल्नरेबल ग्रुप है, जिनमें सीरियस डिजीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनको आप संक्रमण दे देंगे और वो सीरियस हो सकते हैं। तो प्लीज वैक्सीन निश्चित लगाइए, ये 100% आपकी जान बचाने में सहायक रहते हैं, लेकिन साथ में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को हल्के से न लें, जो हर कोई ले रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। और वैक्सीन का मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए इस बात की संभावना हरदम रहती है कि आगे भी और वेरिएंट्स आ सकते हैं, तो ये वैक्सीन जो आप अभी लगा रहे हैं, ये फर्दर जो वेरिएंट्स आएंगे उनसे भी आपको बचाएंगे। तो इसलिए बच्चों में वैक्सीन तो लगनी शुरू होगी, अभी किशोरों में लग रही है, वो लगवाइए और प्रिकॉशन डोज तुरंत जाके लगाइए। और अगर आपने 2 वैक्सीन नहीं लगाई है तो एक दिन भी इंतजार नहीं कीजिए, आज ही लगवाइए। बिल्कुल सही कहा आपने। और दर्शकों को भी हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, सोशल मीडिया का बेनिफिट भी है तो नुकसान भी है। आप उस पे जो तमाम प्रचार चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन से सही है, इसलिए जो एक्सपर्ट कहते हैं आप सिर्फ उन्हें सुनिए, जो डॉक्टर्स कहते हैं उन्हें आप सुनिए। कहीं पे भी आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप जरूर अपने डॉक्टर से इसके बारे में बातचीत करें, राय लें, किसी भी गलत फहमी का शिकार ना हो, सावधान रहें, वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसके साथ ही अनिल जी, पहले स्टेज को लेकर हम जो बात कर रहे थे उस समय टीका टिप्पणियां बहुत ज्यादा हो रही थी, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इवेंट्स के दौरान बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। सीमित शब्दों में चाहूंगा कि एक बार उसका भी आप जिक्र करें, कैसे हम उससे बाहर निकले। देखिए, ये बात सही है, जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था उस समय तमाम जो राजनीतिक दल थे उनके अंदर टीकाकरण को लेकर के तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। एक दल कह रहा था कि टीकाकरण से कोई फायदा नहीं होगा, दूसरा दल कह रहा था टीकाकरण कराना बेहद जरूरी। लेकिन आज की हम जो स्थिति देखें, अगर आज की स्थिति में अगर कोई सुधार है तो उसका एक कारण है और वो है टीकाकरण अच्छे से होना। अगर आज, जैसा अभी डॉक्टर साहब खुद बता रहे थे कि उनके आईसीयू में वो लोग आ रहे हैं गंभीर हालत में जिन्होंने टीका नहीं लगा रखा है, तो ये बात बिल्कुल साफ है, टीकाकरण से ही हमारी जीत आगे संभव हो पाई है और आगे हम जीतेंगे। उसका केवल सिर्फ एक कारण है, टीकाकरण। जी मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। फाइनल टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि टीकाकरण को लेकर इस वक्त हम किस स्तर पर हैं, दर्शकों को आप जरूर अपडेट करें कि आगे हमारी तरफ से क्या कुछ तैयारी रहेगी, कितना सेफ है। बिल्कुल, टीकाकरण को लेकर हम काफी अच्छे आगे लेवल निकल चुके हैं। हम कंपेयर करते हैं यूके से, यूएस से और यूरोपियन कंट्रीज से,
तो वैक्सीनेशन इंडिया में जिस लेवल पे हुआ है सर, जबकि हम जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां हैं और अलग अलग तरह के यहाँ पे ग्रुप के लोग रहते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने इसको वैक्सीनेशन को किया और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम जिस कंडीशन में कि हम इतनी माइल्ड डिजीज को हम देख रहे हैं और बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी हम वैक्सीनेशन को अचीव करेंगे और बूस्टर डोज को भी अचीव करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई नया वेरिएंट भी आता है आगे चल के, तो हम जल्दी हमारे साइंटिस्ट उसका भी तोड़ निकालेंगे और वैक्सीन में और इम्प्रूवमेंट करेंगे। और वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, क्योंकि सर मैंने जो प्रोजेक्ट अभी किया और बहुत अच्छे से किया, तो उसमें मैं, क्योंकि लोगों की पूरे वर्ल्ड की जो निगाहें थी हमारे पे, मुझे यूके और जर्मन चैनल से फोन आते थे, उनके क्वेश्चन ये होते थे कि वैक्सीनेशन के जो ट्रायल कर रहे हैं वो किस लेवल पे है, इंडियन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहेगी। लेकिन बहुत हेड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सीएमएचओ और हमारे डॉक्टर, साइंटिस्ट, हमारी जनता, स्पेशली जनता को, एनजीओ को सर, कि बहुत अच्छे से हमने अचीव किया इसको और सब सेफ रहे। मैं यही सबसे मेरी बेस्ट विशेष सबको यही विषय जी। थैंक यू। डॉक्टर पंकज आनंद जी, आपसे भी एक फाइनल टिप्पणी चाहूंगा, सीमित शब्दों में आप जरूर दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाएं, क्योंकि तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है, एक बार फिर से आंकड़े बढ़ने लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों से? देखिए, आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये एक पीक करेगा, प्रोबेबली अगले 15 दिन में ये पीक कर जाएगा। ईश्वर की या हमारी सबकी चेष्टा से इस बार सीरियस केसेस नहीं आ रहे हैं। टीकाकरण का जो हमने काम किया है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। मुझे आज भी वो दृश्य याद है जब हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे नर्सेस लोगों के पास जाते थे, कई लोग बेचारे पिटे भी हैं, गालियां भी खाई हैं, लेकिन वो लगे रहे हैं। दे आर अनसंग हीरोज। हाँ, सरकार तो है ही, लेकिन मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। आप लोगों ने जिस तरीके से इसको उठाया, अब भी उठा रहे हैं, आप ये काम करते रहिए। हम सब मिलके इस पे लगभग विजय पा चुके हैं और आगे आने वाले वेरिएंट्स को पार करने की क्षमता, उतना हमारे उत्साह, उतना साहस हम में है और हम ये करके दिखाएंगे। जी, प्रोटोकॉल की पालना कीजिए, सावधानी बरतिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी से पूरी चर्चा में शामिल हुए, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया। पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी सी बात निकलकर सामने आई है पूरी चर्चा से, जिस प्रकार से हम लगातार एफर्ट लगा रहे थे, मेडिकल टीम से एफर्ट लगा रही थी, पूरा देश एकजुट था, केंद्र राज्य सरकार प्रोटोकॉल जो लागू कर रही थी वो कहीं ना कहीं अब भी लागू है, लेकिन आप उसमें आपका जो योगदान है उसे भी ना भूलें। आपके सहयोग से ही हम कोरोना के इस स्टेज में अभी तक जंग लड़ पा रहे हैं और वैक्सीनेशन के जोर में अव्वल भी हो पाए हैं। इसलिए प्रोटोकॉल की पालना कीजिए, लगातार सावधानी बरतिए, गाइडलाइन की अवहेलना बिल्कुल ना करें और बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले। सावधान रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी आप स्वयं उठाएं। फिलहाल प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक देने के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 60,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य की गहलोत सरकार ने विवाह समारोह, राजनीतिक कार्यक्रमों में जहां संख्या सीमित कर दी है, स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया है, वहीं प्रदेश में एक दिन का जो वीकेंड कर्फ्यू है वो भी लागू करने का फैसला ले लिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर में पहला वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से लागू हो गया और आज प्रदेश के सभी जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है, जो कि सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। आपको बता दें, इसके अलावा सप्ताह के 6 दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू भी लागू किया गया है। प्रदेश भर में आज आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की भी सलाह दी गई है, हिदायत दी गई है। फिर भी अगर लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आते हैं तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को जोधपुर में गांधी बधिर महाविद्यालय का वर्चुअल शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम गहलोत जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस मौके पर उन्होंने जोधपुर के समाज सेवियों का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना के पहली और दूसरी लहर के समय जोधपुर में अच्छा काम किया गया। राजस्थान मॉडल की देश भर में तारीफ भी हुई और इसी तरह कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन का डटकर मुकाबला करना है। जोधपुर की माटी के अंदर सेवा भाव लिखा हुआ है। दुनिया के अंदर भिलवाड़ा मॉडल राजस्थान का नाम पहुंचा, तो जितनी बात कहें उतनी कम है। अब थर्ड लहर चल रही है, मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग मास्क लगा के बैठे हुए हो। ये मास्क ही बचाएगा और वैक्सीन बचाएगी। वैक्सीन बहुत
मैं समझता हूं कि वैक्सीन से ही जो आज इस देश के अंदर बचा हुआ है कि ओमिक्रॉन इतना भयंकर, लाखों लोग ग्रसित हो रहे हैं, करीब 1.5-2 लाख पर डे आने लग गए देश के अंदर। उसके बावजूद भी अस्पताल खाली पड़े हैं, वहां पे बहुत कम मरीज गए हैं। एकमात्र कारण भी है तो वो है वैक्सीनेशन होना। दुनिया के जिन जिन मुल्कों में वैक्सीन हुआ है वहां पर लोग बच गए हैं, जहां वैक्सीन नहीं हुआ वहां पर लोग तकलीफ में आ रहे हैं। हमारे देश के अंदर भी जो लोग मरे हैं, या कुछ लोग, संख्या बहुत कम है, पर मैंने कल ही पता किया जिसने वैक्सीन नहीं करवाई है उसमें अधिक लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है। इसका जैसे मैंने कभी नया प्रयोग किया है शांति व हिंसा, जो देश में माहौल है, उस माहौल को देखते हुए राजस्थान एकमात्र राज्य है देश के अंदर जहां पर शांति व हिंसा का एक अलग से डायरेक्टरेट बन गया है और आने वाले वक्त में कभी विभाग बन जाएगा। सरकार की सोच है कि सरकार की तरफ से मैसेज जाए पब्लिक को कि पीस एंड नॉन वायलेंस का क्या महत्व है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया था। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से प्रदेशवासियों को आगाह किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि लोग ओमिक्रॉन को घातक न मानकर लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन संक्रमित हुए लोगों का अनुभव है कि इससे उल्टी आना, पेट दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द, तनाव, कमजोरी और थकान जैसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद भी, यानी कि पोस्ट कोविड की भी परेशानियां हो रही हैं। ओमिक्रॉन को हल्के में ना लें। इससे बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क पहनें, सावधानी बरतें, वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य लगवाएं। भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार ही प्रिकॉशन डोज लगवाने में भी बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। अलवर मामले को लेकर भाजपा ने गहलोत सरकार पर अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। पार्टी ने पूरे राजस्थान में 17-18 जनवरी को उपखंड मुख्यालय, पंचायत समिति केंद्र और पार्टी के मंडल स्तर पर अपना प्रदर्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा इस मामले को लेकर अपने आंदोलन को पूरे प्रदेश में फैलाकर सरकार पर दबाव बना रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदर्शन को लेकर स्थानीय भाजपा नेताओं, विधायकों, पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वे जोरदार तरीके से इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर सरकार की खिंचाई करें और प्रदर्शन करें। इसके लिए आज सभी नेता अपने इलाकों में स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकें करेंगे, उन्हें प्रदर्शन की तैयारी करने के लेकर भी बात कहेंगे और साथ ही पार्टी ने अपने नेताओं को ये भी निर्देश दिए हैं कि वे कोविड गाइडलाइन को देखते हुए प्रदर्शन में हिस्सा लें। भाजपा ने इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को देने की भी मांग की है। वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कल कहा था कि सरकार का ये यू टर्न जो है वो पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव में पार्टी की किरकिरी से बचने के लिए किया गया है। पूनिया ने कहा कि हमें अब सरकार और पुलिस पर भरोसा नहीं है और इसीलिए इस मामले को लेकर अब सीबीआई के सुपुर्द किया जाना चाहिए। अलवर के मूक बधिर नाबालिग गैंगरेप मामले को लेकर देश और प्रदेश में हो रही सियासत के बीच राज्य की गहलोत सरकार विपक्ष की मांग पर सीबीआई जांच को तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर बच्चे के परिजन क्राइम ब्रांच और एसओजी या फिर सीबीआई से मामले की जांच करवाना चाहेंगे तो वे इसके लिए तैयार हैं। सरकार की नीयत साफ है, इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और घटना की वास्तविकता सबके सामने आनी चाहिए। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद इस मामले को जल्द ही सीबीआई को सौंपा जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बलात्कार के नाम से परिवार वालों पर क्या बीतती है, इसकी चिंता किए बगैर अलवर के गैंगरेप पीड़िता के मामले में भाजपा की ओर से राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए घिनौना प्रचार किया गया, जो कि निंदनीय है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र जांच कर रही है टीम, यदि फिर भी बच्ची के परिजन किसी विशिष्ट अधिकारी या सीआईडी, क्राइम ब्रांच, एसओजी या फिर सीबीआई से इस मामले की जांच करवाना चाहते हैं तो प्रदेश सरकार इसके लिए भी तैयार है।
नारी उत्पीड़न का कोई सा भी मामला हो, पुलिस से त्वरित व निष्पक्ष जांच की उम्मीद की ही जानी चाहिए। और ये प्रकरण किसी मूक बधिर बालिका से जुड़ा हो तो जांच में हेराफेरी की गुंजाइश तो कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल उसे न्याय देने का है जिसके साथ पहले ही कुदरत ने क्रूर मजाक किया। अलवर में पिछले दिनों नाबालिग मूक बधिर बालिका पिछले दिनों जिस हालात में पाई गई उसे देखकर लग रहा था कि वो दरिंदगी का शिकार हुई। डॉक्टर पूरी तरह से जख्मी इस बालिका की जान बचाने के लिए भगवान बनकर सामने आए, लेकिन जब पुलिस की ओर से यह बयान आया कि बालिका के साथ बलात्कार नहीं हुआ तो सियासी बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ने भले ही जांच पूरी होने तक राजनीति नहीं होने की अपील की, लेकिन प्रतिपक्ष ये कहते हुए सरकार को घेर रहा है कि चुनावों को देखते हुए सरकार बालिका के साथ हुई इस दरिंदगी को मोड़ देने में लगी है। देखिए रिपोर्ट। अभी तक आपने सफेद पोशों यानी राजनेताओं को ही बयान बदलते देखा है, लेकिन जब खाकी भी अपने बयान बदलने लग जाए तो फिर न्याय की उम्मीद किससे करें? अलवर में मूक बधिर नाबालिग के साथ दरिंदगी मामले में कुछ ऐसा ही सामने आ रहा है, जहां खाकी घटना के 4 दिन बाद भी ये तय नहीं कर पा रही कि आखिर उस दिन बालिका के साथ हुआ क्या था। घटना वाले दिन बालिका से बलात्कार को स्वीकारने वाली पुलिस 72 घंटे में ही अपने बयान से बदल गई। पुलिस ने इसका आधार मेडिकल बोर्ड की उस रिपोर्ट को बनाया जिसमें गैंगरेप से इनकार कर दिया गया। पहले आपको अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के 2 बयान दिखाते हैं। बच्ची प्राइमा फेसी जो डॉक्टर्स ने बताया है, अभी तक बताया कि मानसिक रूप से थोड़ी विक्षिप्त बच्ची है। बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही है, हालांकि उसकी ब्लीडिंग प्राइवेट पार्ट्स में से काफ़ी हुई है, तो संभवतः सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है। और अभी हम यहाँ मौके पे हैं, FSL बुलाई गई है, तफ्तीश पूरी जारी है और जो भी विधिक कार्रवाई इसमें होगी वो जल्द ही अमल में लाई जाएगी। अभी तक के अनुसंधान से हमारे सामने टेक्निकल एविडेंस पे घटना की सूचना पुलिस को मिलने से 10 मिनट पूर्व तक का एक वीडियो जो सजारा पुलिया पे वो चलते हुए स्वस्थ हालत में पैदल नजर आ रही है। इसके अलावा एक मेडिकल बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ने, जिसमें सभी तरीके के एक्सपर्ट्स मौजूद थे, उन्होंने आज एक रिपोर्ट इस बाबत हमें प्रेषित की है कि बच्ची के मेडिकल एग्जामिनेशन में उसे किसी भी तरीके का वजाइनल या एनल इंजरी नहीं पाई गई है। अब सच क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन पूरी घटना ने हुक्मरानों की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि जब बलात्कार हुआ ही नहीं तो फिर मूक बधिर नाबालिग अस्पताल में क्यों भर्ती है? सवाल ये भी कि जेकेलॉन अस्पताल लाने के बाद क्यों बालिका के 3 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया? मूक बधिर से अस्पताल में मुलाकात के बाद सरकार के 2 मंत्रियों शकुंतला रावत और ममता भूपेश ने किस बात के लिए बच्ची के परिजनों को मुआवजा दिया है? बार बार बयान बदलने के बाद सवाल ये भी कि आखिर अभी तक भी पुलिस जांच किसी दिशा में क्यों नहीं पहुंची? और जब सरकार ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया है तो फिर कमेटी की जांच रिपोर्ट आने से पहले ही क्यों पूरे मामले में जल्दबाजी की जा रही है? ऐसे तमाम सवालों की लंबी फहरिस्त है जिनके जवाब फिलहाल सामने नहीं आ पा रहे हैं। गैंगरेप से इनकार कर भले ही पुलिस ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है, लेकिन घटना के 4 दिन बाद भी आरोपियों की पहचान नहीं होने पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर क्यों पुलिस आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई? 4 दिन में भी पुलिस आरोपियों का सुराग नहीं लगा पाई तो फिर मूक बधिर से दरिंदगी के आरोपी कब पकड़े जाएंगे? 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आखिर पुलिस की जांच सिर्फ 300 मीटर के दायरे में ही क्यों टिकी हुई है? और सवाल ये भी कि अपराधियों को पकड़ने की मांग करने पहुंची छात्राओं से कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया क्यों माता पिता का नाम और नंबर पूछ रहे हैं? कौन सी क्लास में हो? अपनी आवाज उठाने। कोई बात नहीं। कहाँ से हो? कहाँ से हो? क्या नाम है? मंजू। आपके नंबर दो, पापा जी के नंबर, आपके मोबाइल नंबर कर दो। 7742 50 0 35 है। पापा जी का नाम बताओ।
तो आपके पापा जी से सुनीता बात करो, आपकी बच्ची पढ़ने आई है या हमारी नहीं कर रही है? क्या नाम है आपके पिताजी का? भरोसी जी का नंबर दो, हमारी एडीएम बात करो। अरे आप मेरी बात सुनिए, इन बच्चों को खाना मत लीजिए आप। एक पापा जी का नंबर दो, पापा जी से बात कर, इसके करने दे, पापा जी से बात नहीं कर, इसके पापा जी से बात कर। स्कूल का और स्कूल से हमारे बंदे कहता आ रही है, कौन से ग्रामीण स्कूल और कौन सी बच्ची बोले कि उनके पापा से बात करता हूँ, आ जाओ भाई, कौन कौन सी अरे बात तो नहीं करेंगे, उनकी बच्ची है, आपकी बच्ची अरे आप उनकी तसल्ली रखिए, बात कीजिए, गलत काम नहीं कर रहे हैं। बताइए और क्या समस्या है? सब पापा क्या करेंगे, आज लड़के पे अत्याचार हो रहा अरे कार्रवाई कर देंगे, आपकी आवाज इसके पापा से बात करो, नंबर बोलो। अरे कोई बात नहीं, आप तसल्ली दिलाइए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए आप, 35 के बाद नंबर बोलो। और दूसरे में बच्चों को मेरी तरफ से राय दूंगा, आप पढ़ाई करिए। पूरे मामले में पीड़िता के परिजन भी दबी जुबान से पुलिस पर दबाव डालने का आरोप लगा रहे हैं। जब इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देना चाहते हैं तो मैंने बोला नहीं, आप मुझे ही अकेले को ये जानकारी मत दो, जो लड़की का चाचा है उसको भी साथ ले लिया जाए। तो लड़की का जो सबसे छोटा चाचा वहाँ पे मौजूद है, तो उसको मैं साथ लिया और साथ में पुलिस के कुछ अधिकारी थे, उन्होंने बताया हमको पूरी घटना कि ये गैंग रेप हुआ है। ये पुलिस के अधिकारियों ने बताया हमें कि ये गैंग रेप हुआ है। तो उसके आधार पे हम भी शौक रह गए कि हम तो सोच रहे थे कि क्या पता कोई एक्सीडेंट केस या ऐसा, लेकिन इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं हो सकता। राजनीतिक दलों के लिए महिलाओं से अपराध भी पॉलिटिकल टूल किट बन गया है। इसकी वानगी मूक बधिर बच्ची से दरिंदगी मामले में उस वक्त देखने को मिली जब संवेदनशील मामले में सरकार के मंत्री और विपक्षी नेता राजनीतिक बयानबाजी कर संवेदनहीनता का परिचय देते नजर आए। ये तय बात है कि यदि कहीं अपराधी है तो बच नहीं सकता। और मेडिकल रिपोर्ट जो आई है, जो ऑपरेशन हमारे डॉक्टर्स ने किया है, वो मेडिकल रिपोर्ट इधर से उधर हो नहीं सकती, आप तो इस बात को जानते हैं। तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और ये इशू पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये इशू इस तरह का इशू है जिसमें सबके लिए चुनौती है। ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। बेटियां सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अलवर की पुलिस अधीक्षक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और अचानक ये कहती है कि दुष्कर्म के कोई साक्ष्य नहीं है, इससे के पहले की पृष्ठभूमि में सरकार के मंत्री उस पीड़िता के हाल जानने जाते हैं, उसको बलात्कार के मुआवजे के रूप में 3.5 लाख रुपए देते हैं उसके परिजनों को। एसआईटी गठित की जाती है, एसआईटी की रिपोर्ट आए बगैर और इस तरीके का पुलिस प्रशासन का यू टर्न ये सवाल खड़े करता है। बहरहाल पूरे मामले में अलग अलग कड़ियां सामने आने के बाद बालिका को न्याय मिलने की उम्मीद पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। घटना के 4 दिन बाद भी बालिका अस्पताल में इलाज करवा रही है, जबकि आरोपियों की पहचान होना बाकी है। अब देखना ये होगा कि जांच के बाद ये मामला किस नतीजे पर पहुंचता है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। अगली खबर का रुख करते हैं। स्कूल निरीक्षण में लापरवाही करने वाले और विभागीय जांच में देरी करने वाले विभागीय अधिकारियों पर अब शिक्षा विभाग कार्यवाही करेगा। शिक्षा विभाग की वर्चुअल समीक्षा बैठक में निदेशक कानाराम ने इसकी अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित बैठक में बातचीत की। बैठक में निदेशालय के अधिकारियों के अलावा मंडल कार्यालय के संयुक्त निदेशक, जिला कार्यालयों के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक कार्यालयों के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शामिल हुए। बैठक में निदेशक कानाराम ने शाला संवलन के तहत स्कूलों के निरीक्षण में लापरवाही बरतने पर नाराजगी जताई। निदेशक ने ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा विभागीय जांच में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में निर्देश दिए गए कि जिन कार्मिकों का कोविड के कारण निधन हो गया है, उनके मामलों का निस्तारण कर निदेशालय भिजवाया जाए ताकि मृतक के परिवारजनों को सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुग्रह राशि मिल सके।
इसके अलावा बैठक में महात्मा गांधी विद्यालय के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। स्कूल बंद रहने की स्थिति में 3 महीने का शिक्षण, गृह कार्य और मूल्यांकन ऑनलाइन या आओ घर में सीखे कार्यक्रमों के तहत कराने का प्रेजेंटेशन दिया गया। बिजली कंपनियों में उपकृत करने का खेल जारी है। इस बार मामला जयपुर डिस्कॉम में बिजली कनेक्शन के लिए निर्धारित कॉन्ट्रैक्ट डिमांड की अधिकतम सीमा क्रॉस करने पर पेनल्टी से जुड़ा है। ऐसे सभी मामले बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के हैं, जिनसे मोटी पेनल्टी वसूलने की बजाय उनके मामलों को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें, जबकि ऐसे सभी मामलों में महालेखाकार ऑडिट ने सवाल उठाते हुए वसूली की जरूरत बताई। ऐसे 6 मामलों में ही करीब 7 करोड़ रुपए पेनल्टी राशि सामने आई है, जिसे स्थगित कर दिया गया है। वहीं जयपुर डिस्कॉम की सेटलमेंट कमेटी ने यह निर्णय भी किया है, यदि ऐसे ही अन्य मामलों की पुख्ता जांच हो तो गड़बड़ी की और परतें खुलेंगी। इसका असर आम विद्युत उपभोक्ताओं की जेब पर यहाँ पर पड़ना तय है। आपको बता दें, जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक नवीन अरोड़ा का कहना है कि जो मामले डेफर किए गए हैं, वहां बिजली सप्लाई के लिए तय टैरिफ प्रावधान में ट्रांसफॉर्मेशन लॉस अनुमत है और इसी आधार पर मामले को स्थगित कर महालेखाकार को भेजा गया। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में भी संशोधन हो चुका है। आपको बता दें, किसी भी स्तर पर नियम के विपरीत काम नहीं हुआ है। एलपीजी ग्राहकों के लिए काम की खबर है। अब रसोई गैस का वजन कम किया जा सकता है। दरअसल रसोई गैस सिलेंडरों का वजन ज्यादा होता है और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना मुश्किल हो जाता है। खास करके महिलाओं को गैस सिलेंडर ढोने में परेशानी होती है। ऐसे में अब सिलेंडर का वजन कम हो तो आम लोगों को आसानी होगी। सरकार का कहना है कि लोगों की सहूलियत के लिए गैस सिलेंडर का हल्का होना जरूरी है। अगर गैस सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हो तो दिक्कत खड़ी हो जाती है, लेकिन जल्द ही महिलाओं की आसानी के लिए सरकार रसोई गैस सिलेंडरों के दाम घटा सकती है। दरअसल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि महिलाओं और बेटियों को खुद ही सिलेंडर का भारी वजन उठाना पड़े और इसके वजन में कमी लाने पर विचार किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि हम बीच का एक रास्ता निकालेंगे, चाहे वो 14.2 किलोग्राम वजन को कम करके 5 किलोग्राम का बनाना हो या फिर कोई और तरीका। हम ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कड़ाके की सर्दी के लिए खास पोष मास के अंतिम दिनों में भी प्रदेशवासियों पर सर्दी का सितम हावी है। तेज शीतलहर और गलन भरी सर्दी के बीच पारे में गिरावट के साथ हाड़ कंपाने वाली सर्दी से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त है। इधर रविवार सुबह प्रदेश भर में सभी जगहों पर घना कोहरा छाने के साथ ही गलन भरी सर्दी का भी असर हावी रहा। आपको बता दें, जयपुर में दृश्यता कोहरे के चलते बेहद कम रही। नाहरगढ़ सहित अरावली की पहाड़ियां पूरी तरह से कोहरे की चादर में लिपटी नजर आए। वहीं अजमेर, टोंक, सिरोही, पिलानी, सीकर, चूरू, फतेहपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, कोटा सहित अन्य जगहों पर घने कोहरे से आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि पारा 2 डिग्री तक लुढ़का है। जयपुर की अगर बात करें, 1 दर्जन से अधिक जिलों में पारा 5 डिग्री के आसपास या इससे कम दर्ज किया गया। इधर माउंट आबू का पारा -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आपको ये भी बता दें, इससे हर जगह बर्फ ही बर्फ जमी नजर आई। इधर भारतीय मौसम विभाग पूर्व अनुमान के मुताबिक आगामी 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ठंड जारी रहेगी। यहां कोहरा भी देखने को मिलेगा। इधर जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिनों में धूप निकलेगी और आम जन को राहत मिलने के आसार हैं। सुबह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नाहरगढ़ से भी आप दृश्य देख पा रहे हैं, तो अलग अलग कॉलोनियों में क्या कुछ स्थिति है वो भी आप देख पा रहे हैं। जयपुर के अलग अलग स्थानों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वीडियो हमने आपको दिखाया है। सर्दी का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। जयपुर के कोतवाली थाना इलाके में स्थित खजाने वालों के रास्ते का एक मामला सामने आया है। 2 पक्षों में मामूली विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला करने वाले बुजुर्ग की उम्र करीब 60 साल है और पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस ने देखा तो वो भी दंग रह गई। बाद में इसकी रिपोर्ट दर्ज की गई।
आपको बता दें कि जांच कर रही कोतवाली पुलिस ने बताया है कि अजय शर्मा और उसके परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों पर हमला किया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में दुकान के किराए को लेकर किसी तरह का विवाद है जो करीब 5 साल से चल रहा है। इस विवाद को लेकर रुपयों का लेन देन बाकी है और इसी का तकाजा पिछले दिनों अजय शर्मा की ओर से किया गया था। इस बात से गुस्साए बुजुर्ग दिनेश गौड़ ने अजय शर्मा और उसके अन्य साथियों पर हमला कर दिया। पुलिस पहले तो इस मामले को ही मानने को तैयार नहीं थी। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपा गया तब जाकर पुलिस ने केस दर्ज किया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों ने इस घटनाक्रम से पहले मामूली कहासुनी हुई थी जिसे पुलिस ने शांत करा दिया था। उधर दूसरे पक्ष की ओर से भी थाने में शिकायत दी गई है। लेकिन इन सबके बीच में आपको कुछ वीडियो भी दिखाते हैं, कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं जो उड़ा रहे हैं कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। जी हाँ, आप देखिए, शराब का ठेका खुला हुआ है और शराब की बिक्री हो रही है। तमाम स्थितियां होने के बावजूद, तमाम गाइडलाइन और प्रोटोकॉल की बात करने वाले पुलिस और प्रशासन के नाक के नीचे आखिरकार ये बिक्री कैसे हो रही है, कैसे लोग पहुंच रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जयपुर के हरवाड़ा से ये बड़ी खबर सामने आई है। हमने आपको वीडियो दिखाया। वीकेंड कर्फ्यू में शराब की दुकानें खुली हैं। क्या कर रही है पुलिस प्रशासन? हरवाड़ा थाना भी है, उसके बावजूद ऐसे वीडियो तस्वीरें आना चौंकाता है। दोपहर तक खुली रही शराब की दुकानें। वीडियो आप देख रहे हैं शराब की दुकानों से, जो कि हरवाड़ा से है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।